हेलो डियर्स। तो जैसे हम लोगों ने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था पार्ट टू वीडियो में, आज हम लोग सेल वॉल के बारे में देखने वाले हैं। तो प्लांट सेल्स इन द एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव द अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है कि जैसे प्लांट और बैक्टीरिया इसमें क्या होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होता है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। द सेल वॉल इज लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड द सेलुलोज इज ए complex substance and provide the structural strength to the plant। तो जो प्लांट के ऊपर जो देखते हैं सेल वॉल है, जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है, तो सेल वॉल हमारा किस चीज से बना होता है? सेल वॉल हमारा सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज से होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मतलब प्लांट का देखते हैं कि प्लांट कितना हार्ड होता है। तो वो जो इतना हार्ड होता है ये सेल वॉल की ही वजह से होता है। उसका आउटर कवरिंग आप देखते हैं कि कितना हार्ड होता है। वेन द लिविंग प्लांट सेल, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सेल वॉल फॉर्मेट कैसे होता है, बनता कैसे है प्लांट में। तो when the living plant cell loses the water through the osmosis, there is a shrinkage or concentration of contents of the cell away from the cell wall। तो होता क्या है प्लांट सेल में, प्लांट लिविंग सेल में, कि जैसे ही और बाई द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू जैसे ही हमारा प्लांट सेल लॉस करता है वाटर को, तो उससे क्या होता है सारा वाटर श्रिंकेज हो जाता है वहां से, मतलब सारा पानी मतलब वाटर जो है निकल जाएगा सेल से, और वो क्या होगा, वो श्रिंकेज हो जाएगा एंड कॉन्सेंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वाल, और सारा वो सेल वाल फिर जो होगा सेल जो होगा श्रिंकेज हो जाएगा और जो भी कंटेंट्स है वो बाहर आएंगे, उसके सेल से बाहर आएंगे। और दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और वही फिर सेल वाल का फॉर्मेट कर लेंगे, और जो वो प्रोसेस जिससे सेल वाल फॉर्मेट होता है, सेल वाल बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, सेल वॉल परमिट द सेल फ्रॉम द प्लांट फंगी एंड द बैक्टीरिया टू विथ स्टैंड्स वेरी डिल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट द ब्रस्टिंग। तो कि सेल वॉल क्या करता है कि परमिट करता है सेल्स को, सेल ऑफ प्लांट की अगर सेल की बात करें हम लोग, फंगी की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, तो विथ स्टैंड वेरी डिल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, बिना ब्रस्ट किए हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया में भी वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी रह सकता है। जैसे ही हाइपो, इसके मतलब क्या है, मतलब ये है कि कभी कभी होता क्या है कि सेल हमारा बहुत ज्यादा वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उस सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर चला जाता है। अब जब वाटर जाएगा तो उसके अंदर तो स्वेलअप होगा ही, तो जब स्वेलअप होगा तो वो क्या करेगा, एक प्रेशराइज करेगा अंदर से सेल वाल पे। तो सेल वाल जो होता है उतना ही प्रेशर उस पर भी राइज करेगा, जिसकी वजह से सेल ब्रस्ट नहीं होता है। फिर आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं। The cell wall permit the cells of the plant and the fungi and the bacteria to withstand very dilute external media without brustings। In a such a media, the cell tend to take up a water by the osmosis। देखिए osmosis के थ्रू सेल वाटर ले लेगा। Then cell swells, सेल वो स्वेल अप करेगा एंड द बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। और सेल के जो स्वेल अप होने के बाद सेल सेल वॉल पे ये प्रेशर बनाएगा, अंदर से जो वाटर है वो प्रेशर बनाएगा स्वेल अप होने के बाद। द वॉल एग्जर्ट इक्वल प्रेशर, जो सेल वॉल है वो भी इक्वल प्रेशर उस पर एग्जर्ट करेगा अगेंस्ट द सोइलन सेल, सोइलन सेल के अगेंस्ट में। बिकॉज देयर वॉल्स such a cells can be withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cells। इसीलिए देखिए कैसा भी इन्वायरमेंट में प्लांट वैसे रह लेता है अच्छे से। अब हाँ, जैसे एनिमल सेल है उतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि सेल वाल की वजह से, वो सेल वाल उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, विथ स्टैंड वेरी ग्रेट चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल। ओके, अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस में। तो ये जो न्यूक्लियस का पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है ना, इसमें हम लोग आगे देखते हैं जो इसका मेन, जहां से न्यूक्लियस अच्छे से स्टार्ट है। यहाँ देखिए, तो न्यूक्लियस है द डबल लेयर कवरिंग। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, जैसे हमारा सेल के ऊपर एक कवरिंग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही हमारा न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग होता है, डबल लेयर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए, द न्यूक्लियस है द डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has a pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to the outside, that is to be cytoplasm।
मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ही कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकता है, साइटोप्लाज्म में जा सकता है। ओके, आगे। द न्यूक्लियस, अब जी ये जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस कॉन्टेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस क्या करते कॉन्टेन करते हैं, क्रोमोसोम को कॉन्टेन करते हैं, विच आर विजिबल एज ए रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू बी डिवाइडेड। अब ये हमारा क्रोमोसोम हर टाइम नहीं दिखता है, जब हमारा सेल का डिवीजन के टाइम होता क्या है, उससे थोड़े से पहले क्रोमोसोम उस टाइम हम लोग को दिखता है, वो रॉड शेप में दिखता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हमारा ये जो क्रोमोसोम है, वो इंफॉर्मेशन जो भी इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जो हमारे इनहेरिटेंस, जैसे हम लोग के पेरेंट्स से ऑफिस में नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर जाता है, सारा इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के ही अंदर रहता है। किस फॉर्म में, डीएनए का फॉर्म में। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम आर द कंपोज्ड ऑफ, यहाँ से देखिए, क्रोमोसोम आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। हमारा क्रोमोसोम किस चीज से कंपोज्ड है, डीएनए एंड प्रोटीन से। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल्स में वो सारी इंफॉर्मेशन होते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो सेल को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन। अब ये जो डीएनए का फंक्शन सेगमेंट कौन होता है, जीन होता है। ओके, इन द सेल which is not dividing, this DNA is presenting as the part of chromatin material। अब देखिए, जब हमारा डीएनए डिवाइड नहीं हो रहा था, तो उस टाइम अगर आप लोग माइक्रोस्कोप से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस के अगर अंदर देखिएगा, तो वो उस टाइम क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है डीएनए, जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है तब। द क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज द इंटीरियर मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इधर मेरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो रहता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइडेड, जब सेल को डिवीजन करना होता है, तो देखिए सेल जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो ऑर्गेनाइज हो जाता है किस चीज में, किस चीज का फॉर्म बनाता है, क्रोमोसोम का फॉर्म बनाता है। ओके, अब देखिए, तो न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन ए सेलुलर रिप्रोडक्शन। हम क्या बोले पहले कि जब भी अगर कोई सेल का रिप्रोडक्शन होना होता है, सेल को डिवाइड करना होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ओके, द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू न्यू सेल्स। मतलब वो प्रोसेस में बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, जब कोई एक सेल डिवाइड करता है टू न्यू सेल में। It is the play curriculum parts along with the environment in determining the way that the cell will develop and that form need to be inhabit the maturity। तो उसी टाइम मतलब डिटरमाइन करता है कि क्या किस चीज़ का वो फॉर्म होगा, मैच्योर होगा, तो उसको किस केमिकल एक्टिविटी में डायरेक्टली करना होगा। तो सारा चीज़ वो न्यूक्लियस में ही होता है। अब देखते हैं आगे। इन द सम ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, okay, in the some organisms like bacteria the nuclear region of the cell may be poorly defined। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जनरली आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया ये सब में होते हैं, और यूकैरियोटिक से हम लोग बने हैं। तो अगर हम लोग देखें तो प्रोकैरियोटिक में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो नहीं होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इन द सम ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है कि जो जैसे बैक्टीरिया है सब है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हमारा अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली, उसमें बस न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म, देखिए, सच ऑर्गेनिज्म लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, एंड द कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर क्या होते हैं, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, उनको हम लोग यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग।
प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो ए लैक ऑफ मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स। अब हम लोग आगे हम लोग देखेंगे सारा जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं सारे चीज के बारे में देखेंगे कि सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज, बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल के अंदर। वो हमारे यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में उतने नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में हमारे जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं बस राइबोसोम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड होंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब सेल ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। अब देखते हैं, present in the eukaryotic cell many of the function of such as the organelles are also performed by the poorly organized part of the cytoplasm। मतलब उतने अच्छे से उनका सेल जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। Thus, the chlorophylls in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membrane vesicles bag-like structure but not with the plastid as their eukaryotic cell। अब क्या बोल रहा है कि जैसे हमारा बैक्टीरिया भी तो फोटोसिंथेसिस ये सब करते हैं, लेकिन उनके जो प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा बहुत सारा मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड तो आपका जानते हैं क्या प्लांट में होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उससे फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प होता है सनलाइट को ट्रैप करने में। तो वैसा कुछ प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है जिसमें न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। ओके, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगले क्लास में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। ओके, बाय।